हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में शिक्षा को लेकर जब भी हम बात करते हैं कि शिक्षा का विस्तार कितना हुआ है, शिक्षा कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची, तो यह चर्चा जो होती है यह अक्सर मात्रात्मक होती है। यानी कि कितने बच्चों ने स्कूल में एनरोल किया, कितने बच्चों ने कॉलेज में एनरोल किया, कितना हमारा एनरोलमेंट हुआ। आमतौर पे चर्चा जो हम करते हैं वो इतनी ही करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, एक सर्वेक्षण ऐसा है जो कि 2005 से होता आ रहा है, जिसको हम कहते हैं असर सर्वे। यह असर सर्वे जो होता है यह वास्तविकता में क्या करता है, यह भारत में शिक्षा की मात्रा का, भारत में शिक्षा का जो स्तर है उसका गुणात्मक अध्ययन करता है। यानी कि किस क्वालिटी की शिक्षा बच्चे भारत में स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी है। क्या उस शिक्षा का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे स्कूलों में सीखें, क्या वो चीजें बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो एक निजी संस्थान जो कि एक एनजीओ है प्रथम, उसके द्वारा किया जाने वाला यह सर्वेक्षण जो है यह भारत के शिक्षा जगत में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे माना जाता है। और बहुत सारी नीतियां जो भारत में शिक्षा को लेकर बनी है उन सबको बनाने में इस असर सर्वे ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो यह असर की जो 2024 की पिछले वर्ष की रिपोर्ट है यह आ गई है। तो कुछ खास बातें हैं इस रिपोर्ट में जो आपको बताऊंगा। याद रखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपसे कभी भी, एक तो यह सवाल सीधा पूछा जा सकता है असर की रिपोर्ट पर आधारित, और दूसरा, अगर शिक्षा के क्षेत्र में मेंस में, इंटरव्यू में, निबंध में आप कुछ भी लिख कर आते हैं तो बेहतर होगा कि आप असर की रिपोर्ट को कोट करके उसका डेटा यूज करें। तो असर की रिपोर्ट, असर रिपोर्ट जो है यह बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझनी। तो अगले 5-7 मिनट में केवल आपको थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा, बाकी समय समय पर इस रिपोर्ट के बारे में जो है वो चर्चा होती रहेगी। चलिए, तो मेरे साथ जुड़िएगा अगले 5-10 मिनट तक। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भैया आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस की सेल थी, जो स्टडी IQIAS हिंदी के सभी कोर्सेज पर लगी हुई थी, वो गणतंत्र दिवस की सेल जो है वो कुछ दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और अब ये सेल जो है ये 31 जनवरी तक लागू है। यानी कि 31 जनवरी तक अगर आप हमारा 2026 का P2I बैच लेंगे तो वो आपको 26,999 का मिलेगा, ना कि 28,999 का, याद रखिए। और 2027 वाला बैच अगर आप लेंगे तो वो आपको 32,999 का मिल जाएगा अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। तो 31 जनवरी ही जुड़ने की लास्ट डेट है और 31 जनवरी तक ही ये सेल एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप इस सेल का लाभ जो है अब 31 जनवरी तक उठा सकते हैं। तो आज ही अपने पसंद के जिस भी वर्ष में आपको एग्जाम देना हो उसके हिसाब से बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि असर रिपोर्ट वास्तविकता में है क्या और उसका इतना कितना असर है भारत की शिक्षा जगत पे। इतना असर जो है वो क्यों है इस असर की रिपोर्ट का। तो असर है क्या, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अगर इसको हम पूरा नाम देखें इसका, तो असर जो है वो वास्तविकता में ASER इसकी फुल फॉर्म है। ASER से क्या बनता है, एनुअल यानी कि वार्षिक, स्टेटस यानी कि स्तर, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का स्तर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये जो है ये कौन लाता है, ये प्रथम नाम का एक एनजीओ है। देखिए, इसको ऐसे भी समझिए कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एनजीओ सेक्टर का देश के विकास में क्या योगदान है, तो आप ये नाम दे सकते हैं कि प्रथम द्वारा लाई जाने वाली जो असर रिपोर्ट है वो वास्तविकता में किस तरीके से देश में शिक्षा नीति को तय करने में बड़ी भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो 2005 से प्रथम नाम का एनजीओ जो है ये रिपोर्ट ला रहा है और हर वर्ष इस रिपोर्ट की बहुत चर्चा होती है। जब भी आती है इसके आंकड़ों की हम बात करते हैं। तो यह रिपोर्ट जो है यह अपने आप में बहुत ही वृहद एक चर्चा होती है, बहुत ही वृहद एक रिपोर्ट होती है। जैसे इस साल की रिपोर्ट का मैं आंकड़ा लेकर आया हूं तो करीब 605 जिलों में, जैसे इस साल की आप बात करेंगे तो 605 जिलों में इस रिपोर्ट ने के लिए क्या किया गया है, 6,49,491 बच्चे,
6,49,491 बच्चे जो हैं इनसे संपर्क किया गया है। और यहां पर याद ये रखिए कि असर रिपोर्ट यानी तकरीबन 6.5 लाख बच्चे आप मान सकते हो, 6.5 लाख बच्चों पर आधारित ये डेटा है। तो डेटा सेट इसका बहुत छोटा नहीं है। जो हम आमतौर पर कहते हैं कि अक्सर सर्वेक्षणों का डेटा सेट बहुत छोटा होता है, ये एक बड़ा डेटा सेट है। तकरीबन 6.5 लाख बच्चों से आपने बात करी है। साथ के साथ यहां पर क्या होता है, इस बात को समझिए कि यह केवल स्कूल पे आधारित डेटा नहीं होता। अक्सर एजुकेशनल सर्वे जो होते हैं वो कैसे किए जाते हैं कि संस्थान स्कूल जाता है, स्कूल से आंकड़ा ले आता है, लेकिन स्कूल के आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं कितने नहीं, इस बात को लेकर हमेशा एक संदेह जैसा जो है वो बना रहता है। तो असर जो है ये क्या करता है, ये एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, यानी कि ये घरों पर जाता है। इसके सर्वेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे परिवारों में जाते हैं जहां 5 से 16 वर्ष के बच्चे हैं। यह परिवार आधारित सर्वे है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए यह सर्वे इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्कूल का डेटा जो है तो उसमें क्या होता है, बच्चों से बात नहीं करते। स्कूल से आपने आंकड़ा ले लिया, वही आपका आंकड़ा हो गया, लेकिन ऐसा यह नहीं करता। यह परिवार आधारित सर्वे है, स्कूल के डेटा पे आधारित नहीं है। स्कूल के डेटा पर आधारित जो है ये नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें याद रखिएगा। ये घर परिवार पर जाकर बातचीत करते हैं और उसके आधार पर जो है आंकड़ा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि भारत में जब 2009 में शिक्षा का अधिकार लाया गया था, बहुत सारी नीतियों को जो है प्रभावित किया। शिक्षा का अधिकार जो भारत में लाया गया था, यह 2009 में आया था। उसको असर की फाइंडिंग्स ने, असर से जो हमको पता चलता था, उसने प्रभावित किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा पढ़े भारत, बढ़े भारत, निपुण योजना, ये सारी योजनाएं जो भारत सरकार अक्सर लाई है, पढ़े भारत, बढ़े भारत और निपुण योजना जो बच्चों में कौशल विकास के लिए थी, ये सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं असर का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित तौर पे असर सर्वे का जो असर के फाइंडिंग्स होते हैं, असर के आंकड़े होते हैं, उनका निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान जो है वो आप मान सकते हैं। तो भाई अब आते हैं कि 2024 का असर सर्वेक्षण जो है वो वास्तविकता में क्या कहता है। देखिए 2024 के सर्वेक्षण की अगर मैं आपको मैक्रो लेवल पे एक बड़े स्तर पे फाइंडिंग बताऊं तो सबसे बड़ी फाइंडिंग ये है कि कोविड के दौरान जो हमारे देश में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नीचे गिर गए थे, कोविड में हमने देखा था। और यह बात मेरे ख्याल से हम सभी अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोविड में स्कूल थे बंद, बच्चे पढ़ाई जो कर रहे थे घरों से कर रहे थे और सबके घरों में पढ़ने का माहौल नहीं होता, पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती, माहौल नहीं होता, यह बात तय है। तो ये जो पढ़ाई है जो बच्चे अपने घर से कर रहे थे, तो कोविड के दौरान ये चीज नोटिस की गई थी कि देश के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बच्चे स्कूल में सीखना चाहिए, वो नहीं सीख रहे थे। तो इस साल का जो असर है वो ये बात स्पष्ट करता है कि कोविड के कालखंड की तुलना में, कोविड के समय की तुलना में एक अच्छी खासी तरक्की, एक अच्छा खासा सुधार हमको देखने को मिला है। तो कुछ आंकड़े जो मैं यहां पर लिखकर लाया हूं, एकदम बेसिक से आंकड़े हैं। जैसे आप देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो एनरोलमेंट है, यह 98% तक पहुंच गया है। कि अब करीब 6 से 14 वर्ष के, याद रखिएगा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कवर होते हैं, 98% बच्चे जो है वो स्कूलों में एनरोल कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी चिंता की बात जो इस रिपोर्ट में निकल के आई है वो क्या है कि भाई 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं, 15 से 16 साल के बच्चों का जो ड्रॉप आउट है, 15 से 16 साल के बच्चे मतलब तकरीबन हाई स्कूल के बच्चे जो हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़कर 7.9% हो गया है। पहले यह 7.5% था। तो यह चिंता की बात है कि बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन एक समय आते आते हाई स्कूल तक पढ़ते पढ़ते वो अपनी शिक्षा को छोड़ दे रहे हैं, वो शिक्षा को जो है त्याग दे रहे हैं। तो ये एक चीज जो है ये यहां पर निकल के आई है। 7.9% उनका ड्रॉप आउट रेट हो गया है, पहले ये 7.5% हुआ करता था। इसका कारण आर्थिक संकट भी माना जा सकता है कि भाई परिवार के सामने आर्थिक संकट आता है तो जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो अपनी पढ़ाई छोड़कर काम धंधे में लग जाता है। ये इसका आर्थिक संकट का भी एक परिचायक होता है। कि देखिए ये मैं पहले भी आपको कई बार
बताया है मैंने कि परिवार पे आर्थिक संकट आने के डेटा कई बार हमको ऐसी चीजों से मिलता है कि अगर घर में महिलाएं भी काम करने लगी जिन्होंने कभी काम नहीं किया तो लगता है घर में आर्थिक संकट आया है। अगर परिवार के बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ना शुरू कर दें, हाई स्कूल तक पढ़कर या आगे की पढ़ाई ना करें, तो उससे भी यह स्पष्ट होता है कि परिवार पे किसी ना किसी तरह का आर्थिक संकट जो है वो हो सकता है आया हो। तो ये एक चिंताजनक बात है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे जो हैं ये आगे भी पढ़ें। ठीक है। रीडिंग प्रोफिशिएंसी, पढ़ने की क्षमता, पढ़ना मतलब टेक्स्ट को पढ़ना, कि बच्चा जो है उसको अगर किताब दी जाए तो वो पढ़ सकता है कि नहीं। ये रीडिंग प्रोफिशिएंसी में जो कक्षा 3 का बच्चा है, जब इसके लिए एक मेजर क्या होता है कि कक्षा 3 का बच्चा जो है वो कक्षा 2 का टेक्स्ट पढ़ सकता है या नहीं। तो कक्षा 2 का टेक्स्ट अगर वो उससे आप पढ़वा रहे हो तो भाई जो क्लास वो पास करके आया है, कक्षा 2 की किताब अगर आप उससे पढ़वा रहे हो तो वो उसको पढ़ पा रहा है कि नहीं। तो ये परसेंटेज जो है जो बच्चे ये कर पा रहे हैं वो हो गया है 23.4%। यानी कि कक्षा 3 में जो बच्चे अभी हैं उनमें से करीब 23.4% बच्चे कक्षा 2 की किताब पढ़ पा रहे हैं। ये नंबर आपको सुनने में कम लग सकता है, लेकिन कोविड के समय में बेटा ये 16.3% तक चला गया था। तो उससे काफी बड़ा एक जंप है, काफी सुधार है। लेकिन तब भी अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो यार 76% से ज्यादा बच्चे, 76.6% बच्चे जो 3rd क्लास में हैं वो 2nd क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। तो ये हमारे देश में एजुकेशन की जो स्तर है, एजुकेशन का जो एक गुणवत्ता है उसको भी ये दर्शाता है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में ये संख्या थोड़ी बेहतर है। प्राइवेट स्कूलों में ये संख्या जो है 35.5% है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी लगभग 1/3 से ही थोड़ी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि यार ये अपने आप में चिंताजनक बात है। चलिए यहां पर आप फिर भी कह सकते हैं बच्चा अभी कक्षा 3 में पहुंचा है। जो बच्चा कक्षा 5 में है, ऐसे भी आधे बच्चे, 50% बच्चे जो है वो कक्षा 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि अब तो उसको कक्षा 2 पास किए 2-3 साल हो गए, लेकिन तब भी वो कक्षा 2 का टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ सकता है। तो हमारे स्कूलों में एक आधारभूत कमजोरी जो है बच्चों में वो स्थापित की जा रही है। ठीक है। गणितीय मामलों में अगर आप देखेंगे तो गणित में बच्चों के काफी सारा सुधार आया है। तो भाई जो बच्चे हैं जिनको अपनी आयु के हिसाब से कक्षा 3 के बच्चे जो हैं वो जो घटाना, गणितीय मानक जो इसके होते हैं कि भाई बच्चों को गणित आता है कि नहीं आता, उसमें घटाने के सवाल सॉल्व करना, ये जो है ये संख्या इसमें काफी वृद्धि हुई है कि तो भाई इसमें जो है एक अच्छा खासा आपको परिवर्तन देखने को मिला है और गणित के स्तर में यह माना जा रहा है कि देश में सुधार हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि भाई एक डिजिटल एक्सेस का भी इसमें यह बात की इस बार करी गई थी कि भाई आप जो है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी तरह से स्मार्टफोन का एक्सेस है। याद रखिएगा, एक्सेस का मतलब यह नहीं कि अपना खुद का स्मार्टफोन हो, इसका तात्पर्य यह है कि भाई मतलब किसी तरह का स्मार्टफोन उनके पास होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे में इसको याद रखिए, ये आंकड़ा जो है ये क्या कहता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है। बच्चों के लिए, लड़कों के लिए करीब 85.5% लड़के ऐसा कह रहे हैं कि भाई उनको स्मार्टफोन यूज करने को मिल जाता है। उनका अपना नहीं होगा लेकिन घर परिवार के जो लोग हैं उनसे मिल जाता है। और करीब 79.4% लड़कियां वो भी ये कह रही हैं कि उनको स्मार्टफोन यूज करने को मिल जाता है। तो ये भी याद रखिए। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आते हैं लेकिन डेटा ये सिद्ध करता है कि वो कॉन्सेप्ट शायद उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे मैंने भी आपको कई बार पढ़ाया है और एक शिक्षक होने के नाते अपनी पढ़ाई को, अपने अध्यापन को बदलना मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसे मैं बार बार आपको बताता हूं एक डिजिटल डिवाइड की समस्या कि भाई भारत में सबके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है, लेकिन क्या यह डिजिटल डिवाइड इतना ज्यादा है? अगर 80-85% बच्चे कह रहे हैं कि यार हमको स्मार्टफोन यूज करने को तो मिल ही जाता है, तो शायद डिजिटल डिवाइड की समस्या भारत में उतनी ज्यादा नहीं है।
ठीक है, तो मतलब ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यूपीएससी की कोचिंग भी आप देखिए, अब कितनी बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं यार। मतलब वो डिजिटल सुविधाएं गांव गांव में उपलब्ध अब हैं, स्मार्टफोन भी बच्चों के पास उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं उनके अपने हो सकता है ना हो, लेकिन स्मार्टफोन उपलब्ध निश्चित तौर पे बच्चों के पास किसी ना किसी तरीके से है। अपनी ओनरशिप की बात जहां तक करी जाए तो 14 वर्ष के 27% बच्चों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन है और 16 वर्ष के करीब 37.8% बच्चों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन है, जिनके पास अपना, जो मालिक है अपने स्मार्टफोन के, जिनका अपना खुद का स्मार्टफोन है। तो ऐसे में यह बात सही है कि भाई डिजिटल डिवाइड की समस्या जो है, यह बात सही है कि भारत में हम लोगों ने शायद उसको ज्यादा महत्ता दी है, ज्यादा बात करी है उसके बारे में, इतनी बड़ी समस्या अब शायद वो रह नहीं गई है। भारत में 60% के आसपास बच्चे डिजिटल सुरक्षा के बारे में भी जानते हैं। जैसे प्रथम की रिपोर्ट क्या कहती है, ये 62% बच्चे ये जानते हैं कि अगर कोई फेसबुक प्रोफाइल उनको उल्टे सीधे मैसेज कर रही है तो उसको ब्लॉक कैसे किया जाए और उसको रिपोर्ट कैसे किया जाए। देखिए, डिजिटल स्तर पे बच्चों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा खतरा है, हम लोग बार बार इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर 60% से ऊपर बच्चे इस बात को जानते हैं कि ब्लॉक कैसे किया जाए। ठीक है, 55% के उससे ऊपर बच्चे इस बात को जानते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। ये बात वो जानते हैं ताकि अवांछित व्यक्ति उनकी प्रोफाइल ना देखे। 57.7% बच्चे जो हैं वो अपने पासवर्ड वगैरह बदलना जानते हैं, स्क्रीन लॉक लगाना जानते हैं। तो सुरक्षा का भी जो मामला है, जो डिजिटल सुरक्षा है, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 60% बच्चे, हम ये तो कह ही सकते हैं कि एक तरह से हम कह सकते हैं 55 से 60% बच्चे जो हैं उनको निश्चित तौर पर इसकी जानकारी है, जो कि एक सुखद संकेत है, एक अच्छी बात है कि एक बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे सुरक्षित कैसे रहना है इस बात को भी वो जानते हैं। ठीक है, तो भाई अभी के लिए असर रिपोर्ट में ये काम की चीजें थी जो मैं आपके लिए ढूंढ पाया। रिपोर्ट बड़ी होती है और भी जानकारी धीरे धीरे आती रहेगी, जैसे जैसे आती रहेगी वैसे वैसे मैं और जानकारी लेकर आपके सामने आता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर आप 2026 या 27 में परीक्षा देने वाले हैं तो इस बात को याद रखिए कि ये जो गणतंत्र दिवस सेल का लाभ था ये आपके लिए बढ़ा दिया गया है। अब आपको हमारा 2026 वाला बैच जो है वो कितने का मिलेगा, वो 26,999 का, और 2027 वाला बैच जो है ये 32,999 का मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हैं। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इन बैचेस से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।